हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं, बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की पोम। और कौन सी पोम हम करने वाले हैं आज? अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। पोम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पोम के जो हमारे पोएट हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ हमारे पोएट से कि उनका ऐसा क्या माइंडसेट था जो उन्होंने ये पोम लिखी। सो लेट्स स्टडी अबाउट आवर पोएट। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन लंडन इन द ईयर 1975। तो ये जो ये पिक्चर है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं वो है हमारे पोएट की, और जॉन कीट्स हैं ये कहाँ बॉर्न हुए थे? लंदन में। और कौन से ईयर में? 1795 में। एंड डाइड इन रोम इन 1821। और इनकी डेथ हुई थी रोम में ईयर 1821 में एट द यंग एज ऑफ 25 ड्यू टू इलनेस। तो इनकी एज कब हुई थी? जब इनकी डेथ कब हुई थी? जब ये 25 ईयर्स के थे, बिल्कुल यंग थे, तब इनकी डेथ हो गई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि इलनेस से ये गुजर रहे थे, कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से 25 ईयर्स में ही इनकी डेथ हो गई थी। ही इज़ अ रोमांटिक पोएट। ये कौन है? एक रोमांटिक पोएट है, यानी कि मोस्टली लव स्टोरीज लिखते हैं या रिलेटेड टू लव, जैसे ह्यूमंस और नेचर के बीच में जो लव होता है, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच का जो लव होता है, या लव स्टोरीज है। बेसिकली एक रोमांटिक पोएट है, लव स्टोरीज लिखते हैं। टुडे हिज पोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड क्रिएशंस इन इंग्लिश लिटरेचर। और जो इनकी पोम्स है ये आज की डेट में इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा डिमांडेड हैं, यानी मांगी जाती हैं पढ़ाने के लिए। अब आप सोचिए, जिस इंसान की डेथ 25 ईयर्स की एज में हो गई, सोचिए इस 25 ईयर्स यानी इतनी यंग एज में उन्होंने कितनी फेमस पोइट्रीज लिख ली, कितना नाम कमाया उन्होंने। A Thing of Beauty is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance which was written in 1818, considered to be an epic poem. तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हम आज जो पोम पढ़ने वाले, ये एक छोटा सा एग्जर्प्ट है, ये यानी कि एक छोटा सा पार्ट है एक बड़ी सी पोम जिसका नाम है एंडिमियन, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी। उसका एक छोटा सा पार्ट हम एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये एक पोएटिक रोमांस पे बेस्ड है ये पूरी पोम, जो कि 1818 में लिखी गई थी। कौन सी? एंडिमियन। और ये एक एपिक पोम यानी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अच्छी पोम कंसिडर करी जाती है पोएट्री की हिस्ट्री में। Now let's begin with the introduction and the overview of the poem. A British romantic poet, John Keats, published his first epic poem, Endymion, in 1818. This extract, A Thing of Beauty, talks of how beautiful things give us pleasure and relieve us from sufferings and sorrow. तो ये जो पोम है एंडिमियन, ये हमारे पोएट ने 1818 में पब्लिश करी थी, और उसी का ये पार्ट है थिंग ऑफ ब्यूटी जो एज अ पोम हम पढ़ने वाले। इस पोम में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो नेचर है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। हम इंसान हमेशा एक मैड रश में होते हैं, यानी अपने काम कंप्लीट करने में, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इन ब्यूटीफुल चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। हम इतने दुख में हैं, इतने तकलीफ़ में, इतने सौरों में हैं कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो पोइट का बोलना ये है कि ये सब इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और ये ब्यूटी इनकी कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा फॉरएवर रहती है। अब जितनी बार भी देखो ये और ब्यूटीफुल होती जाती है, ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर्स, एवरीथिंग। और जब हम इसको देखते हैं, हमारे जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, सॉरोज़ हैं, हाँ, ये सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं नेचर की, ये हमें इतना ज़्यादा इतनी मैग्निफिशेंट है कि हम इसमें खो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये नेचर की ब्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। Let's begin with the explanation of the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. तो वो बोल रहे हैं, the poet says that beauty is eternal. वो कह रहे हैं कि ये जो thing of beauty है, जो भी आपको नेचर की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये क्या है? ये joy forever है, यानी इटर्नल है। इसकी सुंदरता, इसकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। ट्रीज, फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, ये सुंदर सुंदर माउंटेन्स, ये इटर्नल है इनकी सुंदरता, यानी ये हमेशा इतनी ही ब्यूटीफुल रहेगी और इनफैक्ट इनकी ब्यूटी बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी नहीं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इनकी जो लवलीनेस है, ये जो प्यारी नेचर की चीज़ें, ये हमेशा अपनी ब्यूटी इंक्रीज करती रहेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी इट विल नेवर फेड अवे बट इंस्टेड आवर लव फॉर इट enhances with the passage of time.
यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये चीज़ें सुंदर नहीं लगेंगी हमें, ये कभी नथिंगनेस में नहीं जाएगी, यानी कि जितनी बार हम इन्हें देखेंगे उतनी बार हमें ये और ब्यूटीफुल लगती जाएंगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा. But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. बावर का मतलब क्या होता है? A shady place under the tree. यानी पेड़ के नीचे जो छांव मिलती है, हमें शेड मिलती है, उसे बावर कहते हैं. जब भी हम इस पेड़ की छाया में जाते हैं हमें क्या मिलता है? पीस मिलता है, सुकून मिलता है, हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ब्यूटी एक्ट्स लाइक द सूदिंग रिलैक्सिंग शेड ऑफ द ट्रीज. ये जब भी हम सुंदरता, ये ब्यूटी देखते हैं नेचर की, तो हमें बहुत ही सूदिंग लगती है, यानी हमें बहुत पीसफुल फील होता है. हम इसमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी सब टेंशन को भूल जाते हैं. और ये किस तरीके की है ये ब्यूटी? ऐसे उस पेड़ की तरह जो हमें सुकून वाली छाया देती है, शेड देती है. विच हेल्प्स अस टू ऑल द क्रीचर्स टू स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ. और इससे क्या होगा? जितने क्रीचर्स रहते हैं पेड़ों पे इधर उधर, वो भी बहुत पीसफुली, बहुत ही शांति से, बहुत ही सुकून से, आराम से सोएंगे. हम भी आराम से सो सकते हैं. आप एक दिन देखो रात में ब्यूटीफुल मून दिखेगा आपको, और आप देखना आपको उस दिन बहुत सुकून की नींद आएगी, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सूदिंग, इतना सूदिंग मून है कि आपको बहुत सुकून की नींद आएगी. और हम अपनी एक अच्छी हेल्थ भी इंजॉय करेंगे अगर हम पर्सनली खुश रहेंगे तो. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Morrow का मतलब क्या होता है? The following day, यानी आने वाला कल, आज के बाद जो कल आएगा, यानी the day followed by today's day, वो morrow होता है. और wreathing का मतलब क्या होता है? सराउंड करना एंड सर्कल करना, यानी किसी के आसपास सर्कल बनाना या फिर उसके आसपास गोले चक्कर में घूमना, इसको बोलते हैं wreathing. तो वो कह रहे हैं, here poet says that every moment our desires to live further is because we encircle ourselves with our love towards these beautiful things. तो पोएट कहते हैं कि हर दिन हमारे अंदर जीने की इच्छा बढ़ती है और जीने की चाहत बढ़ती है. वो इसीलिए होती है क्योंकि हम इतनी सुंदर ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड देखते हैं. ये सुंदर पेड़, ये पहाड़, रिवर्स, ओशंस, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें देखते हैं कि हमें लगता है दुनिया कितनी सुंदर है, गॉड ने कितनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाया हुआ है. और ये देख के हमें लगता है हम और जिएं और अपनी फर्दर लाइफ को जिएं, ताकि इस ब्यूटीफुल चीज़ों को कंटिन्यूसली हम एंजॉय करते रहें. As we get wrapped up by the beautiful flowery band, we get a reason to live further. हम रेथिंग हो जाती है हमारी, यानी कि हम उस माला की तरह हो जाते हैं जो कि हमें जकड़ लेती है, हमारे आसपास इर्द गिर्द जो बन जाती है. तो हम वो इंसान हैं जिसके आसपास इस ब्यूटीफुल अर्थ ने एक माला बना ली है, यानी हमें एनसर्कल कर दिया है, हमें हमारे आसपास सराउंड हो गई है वो ये ब्यूटीफुल चीज़ें. तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमें एक रीज़न मिल रहा है, इस ब्यूटीफुल चीज़ों से हमें एक रीज़न मिल रहा है कि हम और ज़िंदा रहें. इतने दुख है हमारी लाइफ में, इतनी तकलीफ है, लेकिन फिर भी हमें मरना नहीं है. हम क्या बोलते हैं? हम और जीना चाहते हैं, क्योंकि धरती, ये अर्थ बहुत सुंदर है, इसने हमें अपनी ब्यूटीफुल चीज़ों से घेर लिया है, रेत कर लिया, एक माला जैसे हमारे आसपास बना लिए. Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Despondence का मतलब क्या होता है? Depressed. हम जब बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, जब सैड रहते हैं. ग्लूमी का मतलब क्या होता है? सैड, जब आप बहुत दुखी रहते हो. तो वो कह रहे हैं कि इतना हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन है, सैडनेस है, इतनी तकलीफ़ें हैं, फिर भी क्या होता है? हमें लगता है कि हम इस अर्थ में और जिए. विदाउट ब्यूटी द अर्थ इज़ फुल ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस. ये जो पूरी धरती है, यहाँ पे क्या है? एक तो नेचर है जो भगवान ने बनाया है, और एक सारे ह्यूमंस हैं. जो ह्यूमंस हैं उनमें क्या है? बहुत सारा दुख है, तकलीफ़ है, डिप्रेशन है, टेंशन है. और इसी के साथ हमारे सामने क्या है? इस धरती में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, अर्थ की ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड हैं जो हमारे साथ रहती हैं. तो वो कह रहे हैं अगर ये ब्यूटी नहीं होगी, अगर ये नेचुरल सुंदर चीज़ें नहीं होंगी इस अर्थ में, तो इस अर्थ में सिर्फ क्या रह जाएगा? ह्यूमंस रह जाएंगे, यानी कि सिर्फ डिप्रेशन, टेंशन और सैडनेस रह जाएगी जो ह्यूमंस डिस्प्ले करते हैं. देयर इज क्रूअल्टी ऑल अराउंड एंड लैक ऑफ गुड नेचर्ड एंड हम्बल पीपल.
और इस धरती में अगर नेचर हट जाएगा पूरा, तो सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ इंसान रहेंगे, दुख दर्द क्रूएल्टी रहेगी हमारे आसपास, और अच्छे नेचर के लोग नहीं रहेंगे, हम्बल और पोलाइट लोग नहीं रहेंगे। तो बेसिकली ये इन सब चीज़ों को कौन यहाँ पे नलिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल नेचर नलिफाई कर रहा है। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Pall का मीनिंग क्या होता है, a dark cloud of gloom and sadness. हमारे ऊपर वो काला बादल जो हमारे आसपास, हमारे सर के ऊपर जो इर्द गिर्द घूमता रहता है, और वो काला बादल किसका है, दुख दर्द सैडनेस और डिप्रेशन का, उसे हम कहते हैं पॉल। और स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, द सोल वेयर लाई आवर इमोशंस, हमारी आत्मा जहाँ पे हमारे इमोशंस, हम क्या फील करते हैं, अच्छा बुरा, वो सब जहाँ पे होता है। तो स्पिरिट यानी आपकी आत्मा, और आपकी आत्मा में बसते हैं आपके इमोशंस, गुड इमोशंस, बैड इमोशंस, एवरीथिंग। तो लाइन्स का मतलब ये है, इट इज दिस ब्यूटी, द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड विच मूव्स द सैडनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम आवर माइंड एंड सोल। ये वो ब्यूटी ही है, ये दुनिया की वो सुंदरता ही है, ये वो नेचर ही है जो हमारी जिंदगियों से दुख दर्द का ये जो काला बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है उसको हटाता है। ऑल्सो हमारी स्पिरिट, हमारी सोल जिसमें सारे इमोशंस हैं, उसमें अच्छे इमोशंस को और बर्थ कराते हैं, अच्छे इमोशंस का। तो ये जो दुख का बादल है ये कैसे जाता है हमारी जिंदगियों से, इस नेचर के थ्रू। तो बेसिकली पोएट वांट्स कि आप जितना हो सके नेचर से कनेक्टेड रहें, क्योंकि नेचर, ये जो ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड है, ये ही चीज़ें हैं आपकी लाइफ से दुख दर्द सब एलिमिनेट करेंगी, और यही चीज़ें आपकी सोल, आपकी आत्मा को प्योर बनाएगी। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करो खुले आसमान में, सुबह के टाइम जब ब्यूटीफुल बर्ड्स चर्प कर रही हैं आसमान में, तब आप अपने लिए क्या कर सकते हो, अपनी सोल सर्चिंग कर सकते हो, मंथन कर सकते हो अपना कि हम क्या सही हैं, क्या गलत हैं, हमारे एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है, एवरीथिंग। तो बेसिकली ऑलवेज कनेक्टेड टू दिस ब्यूटीफुल नेचर। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. Sprouting का मतलब क्या होता है, to develop suddenly in large numbers. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर्स में डेवलप होती जा रही है, निकलती जा रही है, उसे हम कहते हैं स्प्राउटिंग। शेडी बून का क्या मतलब होता है, अ शेड विच इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। एक शेड, एक ऐसी छाया जो हमारे लिए बून है, यानी कि एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद की तरह है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द पोएट नेम सम ऑफ द थिंग्स हुज ब्यूटी इज इटर्नल, द सन, मून, ग्रीनरी लाइक ट्रीज, हुज शेड इज अ बून फॉर क्रीचर्स लाइक द शीप टू रेस्ट अंडर इट। शीप इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑल लिविंग बींग्स। तो पोएट ने यहाँ पे कुछ ऐसी नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ों को मेंशन किया है जिनकी सुंदरता, जिनकी ब्यूटी इटर्नल है, यानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और हमेशा टाइम के साथ उनकी ब्यूटी इंक्रीज होती जाती है। तो वो क्या चीज़ें, सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी हर टाइप के ट्रीज, बहुत पुराने पुराने पेड़, या अभी अभी जो यंग पेड़ हैं, जो यानी छोटे छोटे प्लांट्स जो स्प्राउट हो रहे हैं, यानी लार्ज नंबर में जो ग्रो होते जा रहे हैं, हर टाइप का ट्री, ओल्ड या यंग, हर टाइप का ट्री, ये सब क्या है, ये सब एक ब्यूटी की तरह है जो कि इटर्नल है, यानी कि फॉरएवर रहेगी, इनकी ब्यूटी कभी कम नहीं होगी। और वो कह रहे हैं कि जो ग्रीनरी है, यंग ट्रीज एंड ओल्ड ट्रीज की जो ग्रीनरी है, ये हम लोगों को पीस देती है, सुकून देती है, शेड देती है, यानी छाया देती है, और हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह, एक आशीर्वाद की तरह है, ताकि हर शीप जो है इसके अंदर, इसके अंडर, यानी हर शीप यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, शीप यूज़ किया गया है हर ह्यूमन बींग को दर्शाने के लिए। तो शीप का मतलब सिर्फ शीप नहीं कि शीप जाएगी ट्री का ब्यूटीफुल शेड एंजॉय करेगी, नहीं, शीप मतलब हर ह्यूमन बींग, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ऑल लिविंग बींग्स। तो इन्हीं शेडी ट्रीज के नीचे हम पीसफुली इस शेड को, इस छाया को, पेड़ों की छाया को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। रिल्स का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, यानी एक छोटी सी नदी, स्ट्रीम जिसमें पानी पूरा फ्लो हो रहा है, बह रहा है। और कोवर्ट का मतलब क्या होता है, नॉट ओपनली नोन और डिस्प्लेड, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देती, डिस्प्ले नहीं होती, पर हो ज़रूर रही है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और डैफोडिल्स क्या होता है, डैफोडिल्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के बहुत ब्राइट फ्लावर्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वेरियस फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स मेक द अर्थ सो ग्रीन एंड लाइवली एंड रिवर्स फुल ऑफ क्लियर वाटर कूल एवरीवन इन दी समर्स। तो वो कह रहे हैं कि जो सुंदर सुंदर डैफोडिल्स जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है नेचर का। और जब भी हम इन चीज़ों को, इन फ्लावर्स को, कलरफुल फ्लावर्स को, जिसमें से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस, खुशबू आती है, ये पूरी धरती को, पूरी अर्थ को सुंदर बनाती है और लाइवली बनाती है। ऐसा लगता है कि हमारी धरती जिंदा है इन ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ। और जो रिल्स हैं, यानी जो रिवर्स हैं, जिसमें से साफ पानी बह रहा है, क्लियर पानी बह रहा है, वो गर्मी के सीजन में, हॉट सीजन में लोगों को ठंडक पहुंचाती है, यानी दे कूल एवरीवन। तो बेसिकली लोगों को सुकून मिल रहा है, पीस मिल रहा है ये सुंदर फ्लावर्स को देख के, और खतरनाक गर्मी के मौसम में इस नदी के ठंडे पानी को देख के या फिर उसमें बाथ लेके। ओके, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ब्रेक का मतलब क्या होता है, अ पर्पस टू स्लो डाउन। जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो क्यों लगाते हो, ताकि आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाए, स्पीड कम हो जाए, तो वही होता है ब्रेक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द थिक ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट फर्न वेयर ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट मस्क रोजेस ब्लूम। वो कह रहे हैं कि जो घने जंगल हैं, जो थिक फॉरेस्ट है, जहाँ पे बहुत सारी हरी हरी ग्रीन कलर की बुशेस है, यानी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ हैं फॉरेस्ट फर्न में, वहाँ पे ब्यूटिफुल फ्रेग्नेंट मस्क रोजेस ब्लूम करते हैं, यानी उगते हैं। ये जो रोजेस आप देख रहे हो, ये मस्क रोजेस हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, वाइट कलर के, अलग अलग पिंक कलर्स में भी आते हैं, और ये बहुत खुशबूदार होते हैं, इसमें से बहुत फ्रेग्नेंस आती है, ये ब्यूटीफुल होते हैं। और कह रहे फॉरेस्ट में जब ये उगते हैं, हर तरफ वाइट रोजेस, येलो रोजेस, पिंक रोजेस आप देखते हो, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, यानी पूरे हरे भरे जंगल के बीच कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल मस्क रोजेस एक साथ। तो ये बहुत जब उगते हैं, ब्लूम होते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. Grandeur क्या होता है, socially important so as to impress। तो grandeur यानी वो सारी चीज़ें जो बहुत important होती हैं और जिनको देख के हम impress हो जाते हैं कि वाह यार क्या चीज़ है। ओके, डूम्स क्या होते हैं, लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि आखिरी कुछ दिनों के लिए जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यानी रहती हैं। माइटी का मतलब क्या होता है, इनॉर्मस, यानी बहुत बिग इन साइज। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं पोएट इन लाइन्स में कि अदर देन दीज थिंग्स ऑफ नेचर द पोएट सेज दैट द स्टोरीज ऑफ ब्रेव मेन हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स आर आल्सो ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग फॉर जनरेशंस। तो पोएट ये कह रहे हैं कि ये जो नेचर है ये तो सुंदर है ही है, ब्यूटीफुल है ही है, इसकी ग्रीनरी, सन, मून, स्टार्स, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सबको देख के हमें खुशी तो मिलती है, हमें हमारे लाइफ से दुख दर्द भी, सैडनेस भी डिसअपियर हो जाती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है जो बहुत ब्यूटीफुल है, वो है जो ब्रेव मैन, यानी जो हमारे सामने जो हमारे सोल्जर्स हैं, जिन्होंने फाइट्स में, वॉर्स में अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, यानी अपनी ज़िंदगी को गवाया है इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए, उनकी जो स्टोरीज होती हैं, उनकी जो बहादुरी की जो स्टोरीज होती हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत इंस्पायरिंग है हमारी जनरेशन्स के लिए। यानी जब इन ब्रेव सोल्जर्स की लाइफ सैक्रिफाइस करने की जो स्टोरीज़ हैं, हम हमारे आने वाली जनरेशन्स को जब बताएंगे, तो वो स्टोरीज़ उन बच्चों को, आगे वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगी, यानी कि बहुत प्रभावित करेगी, और वो लोग इन सब चीज़ों से नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो नेचर के साथ साथ जो सोल्जर्स की सैक्रिफाइस लाइफ करने की जो स्टोरीज हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंस्पायरिंग है। An endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink। अब immortal क्या होता है, living forever, जो चीज़ें अमर होती हैं, कभी नहीं मर सकती, हमेशा forever रहती हैं, वो होती है immortal। heavens brink का मतलब क्या होता है, the edge of the door of the God's home। मान लीजिए ये भगवान के दरवाज़ा है, भगवान के घर जाने का दरवाज़ा है, तो इसका जो एज है, ये जो कोना है, गॉड्स होम का जो दरवाज़ा है, उसका जो कोना है, एज, ब्रिंक है, उससे हम हेवेंस ब्रिंक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक नेक्टर फॉर अस।
गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट टू अस। तो ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें, जितनी भी नेचर की ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और जितनी भी सोल्जर्स की स्टोरीज हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए नेक्टर है। नेक्टर क्या होता है? हर फ्लावर के अंदर एक स्वीट वाटर होता है, मीठा पानी होता है जो कि बटरफ्लाइज और हनीबीज आके पीती हैं, यानी ये स्वीट वाटर होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो अर्थ में हमें दिखाई देती हैं, नेचर में, वो हमारे लिए एक नेक्टर की तरह, उस मीठे पानी की तरह है और भगवान का गिफ्ट है हम सब के लिए। These forever living beautiful things are precious to us। और ये सारी चीज़ें फॉरएवर लिविंग है, यानी कि कभी नहीं मरेंगी, हमेशा इनकी ब्यूटी आगे ही आगे बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी विद टाइम, कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये हम लोग के लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती चीज़ें, भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। एंड हेल्प्स अस टू लिव हैप्पीली ऑन दिस अर्थ। और क्योंकि दुनिया में ये सुंदरता है, ये ब्यूटीफुल नेचुरल चीज़ें हैं, इन्हीं को देख के, इन्हीं को फील करके हम ह्यूमंस की ज़िंदगियों से हैप्पीनेस और बढ़ती है, और हमारी ज़िंदगियों से जो सैडनेस है, जो डिप्रेशन और टेंशन की जो फेज़ है, वो ख़त्म होती है। तभी हम इन चीज़ों को एंजॉय करते हुए इस अर्थ में हैप्पीली या खुशी से रह सकते हैं। अगर ये नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ें नहीं होंगी तो सिर्फ इंसान रहेंगे, और इंसानों से हमें सिर्फ क्या मिलती है? हेट्रेड, नफरत, और एक दूसरे के लिए गंदी फीलिंग, बैड फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए टेंशन, सैडनेस, डिप्रेशन, बस यही रह जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भगवान का प्रेशियस गिफ्ट है हमारे पास नेचर का, इसके साथ हम रहें और इसी से हमारी जिंदगी के दुख और दर्द खत्म होते हैं। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पोम में एक्सप्लेन किए गए, वो मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? मीन्स टू यूज द फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड आइडियाज इन सच अ वे दैट इट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच। तो इमेजरी क्या होता है? वो लाइंस पोम में यूज करी गई हैं जिनको पढ़ के आप एक्चुअली इमेजिन कर सकते हो, एक्चुअली जो चीज़ें आपके सामने है नहीं उन्हें देख सकते हो, जो साउंड आपके सामने, आप अपने सामने सुन नहीं रहे हो, उसे सुन सकते हो। अगर किसी ब्यूटीफुल फ्लावर की स्मेल को यहाँ पे बताया गया है तो वो इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि आप स्मेल, आपके सामने वो फ्लावर है नहीं, बट फिर भी आप उसे स्मेल कर सकते हो, चीज़ों को टेस्ट और टच कर सकते हो। तो ये वो कुछ लाइंस हैं जो पोम में यूज़ करी गई जिसमें इमेजरी फील हो रही है, यानी हम चीज़ों को इसमें इमेजिन कर सकते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, trees sprouting a shady boon, daffodils with the green world they live in, clear rills, cooling covert make, forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heave, from the heaven, grandeur of the dooms imagined for the mighty dead. So all these are the lines जिसमें imagery हम feel कर सकते हैं पोम में। जो सेकंड पोएटिक डिवाइस हमारी पोम में यूज हुआ है वो है एंटीथीसिस, विच मीन्स ऑपोजिट इज अ डिवाइस इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन द सेंटेंस टू अचीव अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। जब एक लाइन में दो आइडियाज या दो थॉट्स एक साथ रखे जाते हैं और दोनों थॉट्स के ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, ऑपोजिट इफेक्ट होता है, उसे हम एंटीथीसिस कहते हैं। तो पोम है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो ट्रीज एक ओल्ड है और दूसरी तरफ यंग बताया, तो ओल्ड एंड यंग दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो इस लाइन में हमें एंटीथीसिस दिखाई दे रहा है। थर्ड पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है एलिट्रेशन। इट इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड आकर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज। हमें पता ही है कि वावल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब हमारे वावल्स होते हैं। इन लेटर्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। जब एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स दिए और कुछ वर्ड्स के जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पोम में एक लाइन है स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अब इस लाइन में दो वर्ड्स यूज हुए हैं जिनके दोनों के फर्स्ट लेटर्स क्या है? एस, जो कि एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओके। सेकेंड लाइन में अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन टू द अर्थ। तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए, एक बैंड और बाइंड, दोनों के फर्स्ट लेटर्स क्या है? बी, विच इज अगेन अ कॉन्सोनेंट। थर्ड लाइन द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। सो अगेन नोबल नेचर्स दोनों एन से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में। सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो अगेन सम एंड शेप जिसके फर्स्ट टू लेटर्स एस हैं। देन
ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। तो अगेन यहाँ पे एस साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसमें स्प्राउटिंग का एस, सिंपल का एस, शीप का एस, ये सब यूज हो रहा है एज फर्स्ट लेटर्स ऑफ कॉन्सोनेंट। देन यूज हो रहा है एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक। अब इस लाइन में दो कॉन्सोनेंट बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है सी, एक हो रहा है टी। ओके, तो सी वाले कौन से वर्ड्स हैं? क्लियर का सी, कूलिंग का सी और कोवर्ट का सी। और टी कहाँ यूज हो रहा है? दैट वर्ड का टी और देमसेल्व्स वर्ड का टी। तो इन सब लाइंस में हमारा एलिट्रेशन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। फोर्थ पोएटिक डिवाइस है मेटाफोर। It is a literary device that is used to make a comparison between two things that aren't alike but do have something in common. तो मेटाफर में क्या होता है? दो ऐसी चीज़ों को आप सेम सेंटेंस में रखते हो जिनके मीनिंग्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब आप उनको बताओगे या जब आप उन लाइन्स को लिखोगे तो उनका कुछ मीनिंग, कुछ समथिंग इज कॉमन, देयर इज समथिंग इन कॉमन। दोनों में कोई चीज़ कॉमन होगी लेकिन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल कीप क्वाइट बावर फॉर अस, A sheep full of sweet dreams। So for example, sheep क्या है? एक एनिमल का नाम है। वो स्वीट ड्रीम्स यानी अच्छे अच्छे सपने देख सकती है क्या? नहीं देख सकती। लेकिन मीनिंग यहाँ पे शीप का क्या बोला है? शीप का मतलब उन्होंने सारे ह्यूमंस को इंडिकेट किया है, सारे ह्यूमंस को उन्होंने इंडिकेट कर दिया। तो शीप क्या है? एक एनिमल है। और ड्रीम्स कौन देखता है? ह्यूमंस देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें, दोनों का मीनिंग अलग है, उनको एक साथ रखा है और दोनों में कुछ चीज कॉमन है, यानी उन्होंने शीप को ह्यूमंस इंडिकेट किया और ह्यूमंस हमारी स्वीट ड्रीम्स देखते हैं। तो दो चीजें जिसका मीनिंग तो अलग है लेकिन साथ में रख के एक कॉमन चीज कुछ होगी दोनों में। Are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? Beauty moves away the pall from our dark spirits, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink. So all these lines में क्या यहाँ पे यूज हो रहा है? पोएटिक डिवाइस मेटाफोर। हमारी फ्लेमिंगो बुक जो कि क्लास 12th की बुक है, उसकी पोम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसकी समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। A Thing of Beauty is a poem taken from the poem titled Endymion, a poetic romance written by the famous poet John Keats. ये जो हम पोम आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है A Thing of Beauty, ये एक बड़ी सी पोम जिसका नाम है एंडीमियन, उसका पार्ट है। तो बड़ी सी पोम जो है एंडीमियन, बड़ी पोम है तो उसका हमने छोटा पार्ट निकाला हुआ और उसको एज अ पोम पढ़ रहे हैं, एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और एंडीमियन किसने लिखी है? एक फेमस रोमांटिक पोएट ने लिखी है जिनका नाम है जॉन कीट्स, जो कि एक फेमस पोएट रह चुके हैं। द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। तो पोएट ये कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे नेचर हो गया, फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ब्यूटीफुल रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। हम ह्यूमंस की जिंदगियों में बहुत सारा दुख, दर्द, सैडनेस, डिप्रेशन, टेंशन है, और हमारे ये टेंशन और ये डिप्रेशन खत्म होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें इस दुनिया में उसको कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम इन चीज़ों को देखेंगे उतनी बार इसकी ब्यूटी हमको इन्हांस्ड दिखेगी, यानी बढ़ी हुई दिखेगी। सन, मून, स्टार, स्काई, ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल है और इटर्नल है, यानी इट विल ऑलवेज लिव फॉर एवर, हमेशा रहेंगी और इनकी ब्यूटी, इनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो पोएट ये कहते हैं कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, इट इज़ द सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। जितनी भी हमारी लाइफ में टेंशन है और तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होंगी और जॉय यानी खुशी में तब कन्वर्ट होगी जब हम इनसे कनेक्ट होंगे। इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे। और इन सब ब्यूटीफुल चीज़ें जो कि नेचर की चीज़ें हैं, ये इतनी ब्यूटीफुल है कि इनकी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो कभी फेड अवे नहीं होती, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक अ शेडी शेल्टर which gives us a sleep full of sweet dreams, good health and relaxation। तो इतनी जितनी ब्यूटीफुल ये रिवर्स हैं, सी है, माउंटेन्स है, ब्यूटीफुल स्काई है, जितना भी आप इन लोगों को देखोगे और जितने ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं, ये ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? एक शेडी शेल्टर देते हैं, यानी कि जब भी आप एक ठंडे से ट्री के नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? शेल्टर मिलेगा, यानी कि शेड, छाया मिलेगी। तो उससे क्या होगा? आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा, और आपको एक ऐसी नींद आएगी उस दिन जो कि स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपनों से भरी होगी, और आपको उसी के साथ गुड हेल्थ मिलेगी। अगर आप अच्छे से सोएंगे तो हेल्थ भी आपकी, जो आपकी है हेल्थ, वो अच्छी रहेगी हमेशा, और आप हमेशा रिलैक्स्ड रहोगे, यानी कि सुकून में, पीस में रहोगे।
आर अटैचमेंट्स टू द अर्थली थिंग्स आर लाइक अ फ्लावरी रेत। हमारा जो है इस धरती से बहुत गहरा अटैचमेंट है, बहुत गहरा संबंध है। हम जितना इस अर्थ की चीज़ों से, जितना नेचर से हम अटैच्ड रहेंगे उतना खुश रहेंगे, क्योंकि ये एक फ्लावरी रेत की तरह है। एक ऐसा राउंड ले लो आप, ऐसा कोई चीज़ होती है जिसके आसपास क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर्स रहते हैं। तो जैसे फ्लावर्स इस पूरे रेत से कनेक्टेड है, उसी तरह हम ह्यूमंस भी इस धरती से, इसके नेचर से कनेक्टेड और अटैचमेंट है हमारा इनसे। They are traps which bind us to the materialistic things and keeps us away from the eternal happiness. तो ये जो धरती में अलग अलग चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, यानी गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा, ये सब क्या है, ट्रैप्स हैं। यानी ये हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, और इसी वजह से ये जो ब्यूटीफुल नेचर है अर्थ से, उससे हम क्या होते जाते हैं, हम अवे होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। तो पोएट ये चाहते हैं कि आप इन मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, खाना पीना, इन सब से, इनमें इतना मोह मत रखो, यानी इसमें इतना ज़्यादा आप अटैचमेंट मत रखो कि आप धरती की, अर्थ की ब्यूटीफुल चीज़ों से दूर होते जाओ। The earth is full of hatred, greed and negativity. According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away with the positive vibes of the beautiful things that surrounds us. तो पोएट कहते हैं इस धरती में बहुत ज़्यादा नफरत है लोगों की एक दूसरे के प्रति, ग्रीड है यानी लालच है लोगों के मन में, और नेगेटिविटी है यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, एक दूसरे के लिए दुश्मनी की भावना है इस धरती में, ह्यूमंस के बीच में। तो वो ये कह रहे हैं, पोएट ये कह रहे हैं कि जितना भी सैडनेस है, ग्लूम है, सैडनेस है, जो कि इस नेगेटिविटी के वजह से हम लोगों के दिलों में और दिमाग में आ रही है, वो सब फेड अवे हो जाएगी, यानी वो सब खत्म हो सकती है ये नेगेटिविटी, अगर हम इस अर्थ के पॉजिटिव वाइब्स और ब्यूटीफुल थिंग्स से जुड़ जाएं या इसके आसपास रहें। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में है, दुख है, सैडनेस है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप अपने आप को इस अर्थ से, इस ब्यूटीफुल नेचर से कनेक्ट कर लो। The poet lists out some of the beautiful things that surrounds us. As the saying goes, beauty lies in the eyes of beholder. तो पोएट कई सारी चीज़ों की लिस्ट बताते हैं, उन चीज़ों की जो कि ब्यूटीफुल है, जैसे सन, मून, स्टार्स, फ्लोइंग रिवर्स, एवरीथिंग, और वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो सेइंग है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो अगर मुझे कोई सुंदर दिख रहा है, कोई ब्यूटीफुल दिख रहा है, दैट मीन्स मेरी आँख, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरी आँखें इतनी ब्यूटीफुल हैं कि मुझे वो चीज़ की ब्यूटी दिखाई दे रही है। तो मुझे अर्थ की सब चीज़ों में ब्यूटी तब दिखेगी जब मैं ब्यूटीफुल बनूंगी, यानी मैं अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगी और नेचर से अपने आप को करीब रखूंगी। He says that the numerous creations of God, like the sun which gives us energy, the moon which gives beauty, the trees which gives us shade, are the natural beauties around us. तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हम धरती पे देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, यानी कीमती है, क्योंकि ये हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है। ओके, तो वो बताते हैं जो सन है वो हमें एनर्जी देता है, जो मून है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जितने भी ट्रीज़ हैं वो हमें शेड यानी छाया देते हैं, और जितनी भी नेचुरल ब्यूटीज़ हमारे आसपास हैं, हमें इन सब से अपने आप को कनेक्ट करना ज़रूरी है। द वेरियस एनिमल्स लाइक द शीप दैट सराउंड अस मेक आर लवली वर्ल्ड, और जितनी भी वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे शीप्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ये भी ब्यूटीफुल चीज़ें जो हमारे आसपास रहती हैं और जिन्हें देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है। द प्रिटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। तो ये जितने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, जैसे येलो कलर के डैफोडिल्स, तो ये पूरी दुनिया को हरी भरी ग्रीन बनाते हैं और धरती में जैसे लाइवली कर देते हैं, यानी धरती में जैसे जान आ गई है, इतने ब्यूटीफुल होते हैं ये चीज़ें। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन। जो रिवर्स का, स्ट्रीम्स का, नदियों का जो बहता हुआ पानी है, ये खतरनाक गर्म मौसम में यानी हॉट समर सीजन में हमें कूल प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें ठंडक पहुंचाता है। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रिटी मस्क रोजेस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल साइट टू द आई। और जंगल में जितने भी ब्यूटीफुल मस्क रोजेस होते हैं, वाइट कलर के रोजेस होते हैं, ये हमें देखना बहुत अच्छा लगता है कि पूरे हरे भरे जंगल में एक ट्री जो पूरा वाइट कलर के ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस से भरे हुए फ्लावर्स से, वो देखना हमारे आंखों के लिए एक सुकून है, एक पीस है। ऑल दीज थिंग्स आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और ये सब चीज़ें थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि सब ब्यूटीफुल चीज़ें नेचर की। ऑल द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग।
जितने भी सोल्जर्स, जितने भी आर्मी के लोग सरहद पे हमारे लिए लड़ते हैं, वॉर लड़ते हैं, और जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस किया, कुर्बान किया है हम लोगों के लिए, इन ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सोल्जर्स की भी जो स्टोरीज़ हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल हैं और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। These beautiful things are like a fountain of immortality given by God to us। और ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें नेचर की, सोल्जर्स की, ये सब हमारे लिए इमॉर्टल है, यानी हमेशा हमारे लिए फॉरएवर रहेंगी, अमर हैं ये ब्यूटीफुल चीज़ें, और एक गॉड का गिफ्ट है हम सब इंसानों के लिए। दे इंस्पायर अस टू लिव एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस। और ये सारी चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं, यानी हमारे अंदर जीने की इच्छा और बढ़ाती हैं, और भगवान में और अच्छाई में हमारा जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, और बढ़ाती है। So children, here we complete the summary and now we will begin with some important question and answers. So first question is, what does the line therefore are we wreathing a flowery band to bind us to the earth suggest to you? पोम में एक लाइन यूज हुई है कि therefore are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। ये हमको क्या सजेस्ट करती है, क्या समझाना चाहती हैं ये लाइन्स? It means that we get attached to the beautiful things around us and weave a pretty band which binds us with our life. It becomes the reason for us to live। इसका मतलब ये है कि हमारा ह्यूमंस का जो अटैचमेंट है धरती से वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो अटैचमेंट है हमारे आसपास फ्लावर का एक बैंड बना देती है जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं। और क्योंकि हमें चीज़ों से अटैच्ड है, हमें बहुत ब्यूटीफुल लगती है, सुंदर लगती है, इसकी वजह से हमारे अंदर जीने की चाहत, रीज़न टू लिव मोर, और बढ़ जाता है। Question number 2. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? हम ह्यूमंस की ज़िंदगी में बहुत सारा मुसीबतें हैं, ट्रबल है, सफरिंग है, पेन है, टेंशन है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोलते अरे इतनी तकलीफ है हम मर जाते हैं। नहीं, हम चाहते नहीं जो भी तकलीफ है हम फिर भी जिंदा रहेंगे। तो ये इतनी मुश्किलों के बाद भी क्यों इच्छा है इंसानों के लिए अंदर कि हम और जिएं? तो आंसर इज द इटर्नल ब्यूटी ऑफ वेरियस थिंग्स गिव्स अस हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। जब भी हम नेचर की ये ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते हैं तो हमें इससे खुशी मिलती है और हम अपनी टेंशन से कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं। इट मेक्स अस लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ लाइफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। और इस हैप्पीनेस से हमें क्या होता है, हम लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को और लव करने लगते हैं, हमें और ज़िंदगी से प्यार हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो जीने की इच्छा होती है वो और बढ़ जाती है और हम कुछ टाइम के लिए अपने ट्रबल्स, अपने सफरिंग्स, अपने पेन को भूल जाते हैं, इसलिए हमें लगता है हम और जिए। Question 3. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? तो ये क्या इमेज, क्या ऐसी चीज़, क्या लाइंस बता रहे हैं पोएट चैप्टर में जो हमें अर्थ की ब्यूटीफुल चीज़ों को डिस्क्राइब करने को यहाँ पे दिख रहा है। The beautiful bounty of the earth is described by the endless fountain of immortal drink, which signifies, तो जो ब्यूटीफुल अर्थ है वो हमें किस लाइन से पता चल रहा है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इससे हमें ये पता चलता है कि God bestows us with all the beautiful creations which help us to live despite the sad, gloomy aspects of life। इसका मतलब ये है कि जो धरती में जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें वो इमॉर्टल है, यानी अमर है, इसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होगी। इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सुंदरता, इसकी ब्यूटी भी बढ़ती जाएगी। और डिस्पाइट, यानी भले ही हमारी लाइफ में कितना पेन है, सफरिंग है, डिप्रेशन है, टेंशन है, फिर भी इन सब ब्यूटीफुल चीज़ों से हम कनेक्टेड है और भगवान का ये हमारे लिए प्रेशियस गिफ्ट, और हम चाहेंगे कि हम अपनी लाइफ को और जिए और हैप्पीली जिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? ग्रैंडियर यानी वो चीज़ें जिसकी सोशल इंपॉर्टेंस है, यानी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो ये जो ग्रैंडियर है इसको क्यों कनेक्ट किया गया है माइटी डेड से, मरे हुए लोगों से? The noble deeds of the brave men who sacrifice their lives are an inspiration for us forever। जो नोबल डीड्स यानी जो अच्छे काम हमारे बहादुर ब्रेव सोल्जर्स ने किए हैं, हमारी रक्षा करी है वॉर्स करके और अपनी इस लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, यानी अपनी जान गंवाई है, ये हम लोगों के लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहेगी। यानी हम इससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी जनरेशन्स, फ्यूचर जनरेशन को इन स्टोरीज के बारे में बताएंगे। द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेवरी इज द ग्रैंडियर विच इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो ये जो ब्यूटीफुल लेगेसी है, यानी कि जो ब्यूटी है इनकी स्टोरीज में इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, ये हमारे ग्रैंडियर है, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि माइटी डेड यानी किसी मरे हुए इंसान से कनेक्टेड है।
फिफ्थ क्वेश्चन, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस? जो भी हम ब्यूटीफुल चीज़ें देख रहे हैं, जब हम इसे देखते हैं तो हमें ये कुछ टाइम के लिए ही ब्यूटीफुल लगती है, या इसका जो छाप है हमारे माइंड में वो हमेशा के लिए रह जाती है और लास्टिंग होती है, यानी हम हमेशा के लिए लंबे समय तक इस ब्यूटीफुल चीज़ों की यादें अपने अंदर रख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी, जो भी ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ें आप देखते हो वो जॉय फॉर एवर है, यानी आपके अंदर इन चीज़ों की जो देखकर जो आपको खुशी मिलती है वो हमेशा रहती है। इवन इफ वी सी इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स इट हैज़ अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस एंड इज ब्यूटीफुल मेमोरी। भले ही हम इन ब्यूटीफुल, फॉर एग्जाम्पल कोई वाटरफॉल को देख रहे हैं, हम कुछ मिनट्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए देखें, लेकिन जो उसका इंप्रेशन है, जो उसकी छाप है, वो हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहती है। इनफैक्ट हम भूलते भी नहीं है और एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर याद की तरह, मेमोरी की तरह हमारे अंदर बैठ जाती है और हमेशा के लिए बैठती है। इट इंस्पायर्स अस टू लिव डिस्पाइज्ड ऑफ द रूथलेसनेस ऑफ लाइफ। और यही सब ब्यूटीफुल चीज़ों से हम कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी लाइफ में भले ही कितना सफरिंग्स है, पेन है, सैडनेस है, उन सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और अर्थ की, नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ों को देख के हमें जीने की इच्छा हमारे अंदर और बढ़ जाती है। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन ऑफ आवर सेशन। आई होप आपको पोम की समरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारा कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है तो आप उसको एक छोटे से प्रोसेस से ढूंढ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करना है जो कि है magnetbrains.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे, इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें सारी क्लासेस मेंशन्ड है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 8th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास 11th की इंग्लिश की वीडियोस देखने, तो मैं क्लास 11th पे क्लिक करूंगी। जब मैं क्लास 11th पर क्लिक करूंगी तो सारी टीचर्स जो क्लास 11th में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर मेरी भी एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूंगी। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो वो सारी लिस्ट ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी इंग्लिश की जो मैंने पढ़ाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास 11th की हॉर्नबुल बुक चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और आप लोगों के सामने इस तरीके से मेरा वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको वीडियोस नहीं मिल रहे तो ऐसे वेबसाइट से डायरेक्टली आप इजीली वीडियोस पर एक्सेस ले सकते हैं। सो चिल्ड्रन, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।